So welcome back dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine and also doing well. So students, let's continue with the chapter probability introduction part 2. So students, before it, please like, share and subscribe Ritika mathematics class. And also students, I am trying from my level that to make it easy means to provide all complete information on a particular topic in my single video. सो स्टूडेंट्स, हमेशा मेरी कोशिश है, देखिए वीडियो 40 मिनट्स का होता है स्टूडेंट, बट उसके पीछे जो मीन्स काफी कुछ चीजें स्टडी करनी होती हैं स्टूडेंट किसी भी चैप्टर के रिगार्डिंग, ताकि देखिए मेरी भी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों तक मीन्स मेरे वीडियो के थ्रू मैं हर एक पॉइंट्स को आप लोगों तक पहुंचा सकूं स्टूडेंट। तो प्लीज और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है अगर ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो का एडवांटेज ले पाते हैं, तो यही मेरे लिए भी मोटिवेशन है स्टूडेंट्स, ताकि मैं आप लोगों के लिए न्यू कॉन्सेप्ट एंड कुछ और इजी ट्रिक्स भी मैं आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। तो स्टूडेंट्स प्लीज वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, रितिका मैथमेटिक्स क्लास को शेयर कीजिए स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर इंट्रोडक्शन पार्ट 2 के साथ स्टूडेंट, ठीक है। तो आप देखिए स्टूडेंट, कल हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में हमने काफी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स वहां पर डिस्कस किए थे कि प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, क्या होती है, एक तरीके की पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट, देन डेफिनेशन एंड कुछ हमने पॉइंट्स वहां पर डिस्कस किए थे लाइक एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट राइट, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, यानी कि ये सारे जो टर्म्स हमारे प्रोबेबिलिटी में इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप लोग को इस टर्म्स को मीन्स अंडरस्टैंड करना है कि आखिर ये होते क्या क्या है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ट्रायल्स क्या होती हैं, देन इवेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, इवेंट्स हो गए, सैंपल स्पेस, ये सारी चीजें, ठीक है। अब उसमें मैं इवेंट टॉपिक को आज इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में दोबारा यहाँ पर लेके आते स्टूडेंट। देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में हमने इवेंट्स में पढ़ा था कि इवेंट्स क्या है, इट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है, इट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ये तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में इवेंट को अच्छे से यहाँ पर समझ चुके हैं स्टूडेंट कि ये क्या है, एक सबसेट है किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो कंप्लीट आउटकम्स यानी कि सैंपल स्पेस होगा उसका एक छोटा सा सबसेट हमारा इवेंट होता है स्टूडेंट, ठीक है। अब इवेंट हमने कुछ टाइप्स यहाँ पर हमने देखे थे। पहला था हमारा श्योर इवेंट, सेकंड था इम्पॉसिबल इवेंट। आई होप कि आप ये सारी चीजों से इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे स्टूडेंट। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज आप चेकआउट कीजिए इंट्रोडक्शन पार्ट 1 का। नाउ थर्ड है सिंपल इवेंट एंड फोर्थ हमने डिस्कस किया था कंपाउंड इवेंट। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स स्टूडेंट जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब इवेंट में देखिए आज हम कुछ और इवेंट यानी कि कुछ और इम्पोर्टेंट इवेंट्स यहाँ पर होते हैं जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो फिफ्थ इवेंट हमारा होगा स्टूडेंट, ये होता है, तो देखिए फिफ्थ इवेंट होगा हमारा इक्वली लाइकली इवेंट। थोड़ा सा डिफरेंट है इन 4 पॉइंट से, तो इसलिए ये मैंने आज की वीडियो में ये टॉपिक सिलेक्ट किया स्टूडेंट। देन सिक्स्थ हमारा होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड सेवंथ एक और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो यानी कि 5th, 6th एंड 7 टाइप्स के जो इवेंट हैं इसको मैं आज की वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हूँ स्टूडेंट, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ये तीनों इवेंट्स भी। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो यहाँ से इसको इरेज करते हैं, अब आ जाते हैं हम अपने आज के टॉपिक में, ठीक है। तो फर्स्ट मैं आपके साथ जो डिस्कस करूंगी स्टूडेंट वो है, फर्स्ट है मेरा, देखिए 3 पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो आज के पॉइंट्स हैं वो है हमारे इक्वली लाइकली इवेंट, देन
सेकंड जो हमारा डिस्कस हम करेंगे स्टूडेंट वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एंड थर्ड पॉइंट हमारा होगा एग्जॉस्टिव इवेंट। इट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ इवेंट्स स्टूडेंट, तो इसीलिए मैंने इवेंट्स के अंदर इसको डिस्कस करना है, ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट। तो चलिए अब इन तीनों को समझने के लिए मैं एक यहाँ पर एग्जाम्पल लेती हूँ स्टूडेंट। लेट्स मेरा तो एग्जाम्पल से थोड़ा सा इजी हो जाता है इनको समझना, ठीक है। या मैं एक एक्सपेरिमेंट लेती हूँ, एग्जाम्पल नहीं, हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एक मैंने एक्सपेरिमेंट ले लिया स्टूडेंट। एक्सपेरिमेंट ही क्या है एक्सपेरिमेंट है, देखिए डाइस का केस है, कॉइन का केस, सबसे बेसिक केसेस होते हैं, बेसिक एक्सपेरिमेंट होते हैं स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी के। तो मैंने भी वही एक्सपेरिमेंट यहाँ पर लिया है ताकि आप इजीली इनको पहले अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। तो मेरा एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट, अ डाइस इज रोल्ड वन, अ डाइस इज रोल्ड वन। एक डाइस को अगर एक बार क्या किया जा रहा है स्टूडेंट, फ्लिप किया जा रहा है, रोल किया जा रहा है, ठीक है। तो अ डाइस इज रोल्ड वन। तो इवेंट्स मैंने यहाँ पर क्या क्या ले लिए। पहला इवेंट है स्टूडेंट अकरेंस ऑफ एन। अब देखिए डाइस को अगर हम जब रोल वंस करते हैं, एक बार अगर डाइस को रोल किया जाता है स्टूडेंट, ठीक है, या फ्लिप किया जाता है, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा उस केस में, ये तो हमें पता है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। एंड इट इज डाई, ये होता है डाई, सॉरी। अब देखिए स्टूडेंट डाई एंड डाइस भी आप समझ लीजिए, डाई एंड डाइस, ठीक है। डाई क्या हो गया, अगर एक डाई की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि एक सिंगल पासा आप इसको कहते हैं, अगर एक सिंगल पासे की बात हो रही है तो डाई। अगर प्लूरल है यानी कि एक से ज्यादा पासे फेंके जाते हैं तो उसको डाइस होता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज यहाँ पर बिल्कुल मत होइएगा, डाई मीन सिंगल एंड डाइस मीन्स क्या हो जाता है, प्लूरल। तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो डाई का है, ठीक है। हम एक डाई को क्या कर रहे हैं, रोल करते हैं स्टूडेंट। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाता है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कंप्लीट आउटकम जो है, ऑल कंप्लीट आउटकम दैट इज सैंपल स्पेस, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। तो सैंपल स्पेस क्या हो गया, एस हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इवेंट ले लेती हूँ स्टूडेंट। इवेंट क्या क्या है देखिए, इवेंट क्या क्या है। तो मेरा ए इवेंट मैंने लिया है अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर, ठीक है, अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर, यानी कि इस सैंपल स्पेस में से इवेंट क्या होता है, इनमें से सबसेट होता है। तो अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए मेरे पास क्या हो जाएगा, इवन नंबर का आना, यानी कि 2 4 एंड 6, ये हो गया इवेंट ए। बी इवेंट मैंने लिया है अकरेंस ऑफ एन ऑड नंबर, ठीक है, अकरेंस ऑफ एन ऑड नंबर। तो क्या हो जाएगा सैंपल स्पेस 1 3 एंड 5, ये हो जाए, सॉरी ये हो जाएगा हमारा इवेंट, ठीक है। नाउ सी में एक इवेंट मैंने और ले लिया स्टूडेंट। सी एक इवेंट में ले लेती हूँ अकरेंस ऑफ एन इवन प्राइम नंबर। सी मेरा इवेंट है अकरेंस ऑफ एन इवन प्राइम नंबर, ठीक है। अकरेंस ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा इवेंट अकरेंस ऑफ एन इवन प्राइम नंबर, यानी कि इवन प्राइम नंबर 2, यानी कि ये हमारा ओनली सिंगल एलिमेंट यहाँ पर आता है, ठीक है। तो मैंने ये 3 इवेंट ले लिए। अब इस 3 इवेंट पे मुझे देखना है कि इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है स्टूडेंट। इक्वली लाइकली इवेंट तो वो इवेंट होते हैं जिनकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी सेम होती है स्टूडेंट, ठीक है। जहां जिनकी जिस इवेंट की, यानी कि 3 इवेंट्स मेरे पास यहाँ पर हैं, तो इक्वली लाइकली को हम पहले समझते हैं यहाँ पर। इक्वली लाइकली यानी कि जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, जिन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम है वो हमारे इक्वली लाइकली होते हैं। तो अब हम देखते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट की देखूं तो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, ठीक है। टोटल 6 आउटकम्स हमारे पास है, टोटल 6 आउटकम्स है, उनमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या हो जाती है 3/6, यानी कि यू कैन राइट 1/2 आप कह सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी देखूं स्टूडेंट, तो पी भी क्या हो जाएगा अपने पास, ये भी 6/3 है, 3 एलिमेंट्स है, तो ये प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो जाती है। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इवेंट यहाँ पर देखती हूँ स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया, देखिए ये सिंगल एलिमेंट, यानी कि 6 में से इवन प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पर ओनली 2 होता है, क्योंकि इवन प्राइम नंबर ओनली 2 होता है स्टूडेंट। तो ये हो गया 1/6।
अब आप ये देखिए कि इक्वली लाइकली इवेंट क्या हो गए, वो इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटीज क्या होती है स्टूडेंट, सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इवेंट ए और इवेंट बी क्या हो गए, हमारे इक्वली लाइकली इवेंट हो चुके हैं। ठीक है, इवेंट ए एंड इवेंट बी इज इक्वली लाइकली इवेंट। हमने देखा कि इनकी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी सेम हो गई है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इक्वली लाइकली। वेल पीसी क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बिल्कुल डिफरेंट है स्टूडेंट ए और बी से। तो आप कह सकते हैं कि पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो इट इज इक्वली लाइकली इवेंट। इट इज इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है, तो जब इस तरीके की, यानी कि जब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सेम होती है किसी भी इवेंट की, तो उसको हम कहते हैं स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी, यानी कि सेम है तो इसको हम कहेंगे इक्वली लाइकली। और ए इवेंट ए, आप ऐसे भी बोल सकते हैं इवेंट ए एंड इवेंट बी आर इक्वली लाइकली। ठीक है, इवेंट ए एंड इवेंट बी आर इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है, तो ये हमारा था इक्वली लाइकली इवेंट। अब अगर इसको हम डेफिनेशन में देखते हैं, तो डेफिनेशन में क्या हो जाएगा, इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स आर इक्वल। ठीक है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स आर इक्वल, तो वो हो जाता है हमारा इक्वली लाइकली। ठीक है, तो चलिए, तो ये तो एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको देखिए, स्पेस को मुझे थोड़ा एडजस्ट करना है, तो मैं यहाँ पर आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, तो मैं ये एरिया को थोड़ा सा यहाँ से इसको थोड़ा स्पेस यहाँ पर मेंटेन करते हैं स्टूडेंट। तो चलिए यहाँ तक इसको एज इट इज रखते हैं। तो एक साइड हमारा है एग्जाम्पल का और दूसरा साइड हम रखते हैं स्पेस मेंटेन करने का। ठीक है, तो इसको मैं और यहाँ से अगर, तो ये यहाँ पर मैं आप लोगों को डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दूंगी तीनों की। ठीक है, तो क्या हो गया देखिए, यानी कि आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गया अपने पास 3/6 और यू कैन राइट 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ऑल्सो 3/6 और 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज 1/6। ठीक है, तो डेफिनेशन अब आप लोग यहाँ से नोट डाउन कीजिएगा स्टूडेंट। तो सबसे पहले इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है, तो डेफिनेशन है इक्वली लाइकली इवेंट। तो आप समझ ही गए हैं किसको बोलते हैं स्टूडेंट। तो इवेंट्स आर सेड टू बी equally likely events if their probability of their occurrence are equal। ठीक है, अगर उनके अकरेंस होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है स्टूडेंट, इक्वल हो जाती है, तो इवेंट्स कैसे हो जाते हैं, इक्वली लाइकली हो जाते हैं। अब अकरेंस होने की या आपके आर इक्वल अकरेंस और नॉन अकरेंस, इसको और थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। अकरेंस होने की या नॉन अकरेंस की, ठीक है, दोनों की बात एक ही है। नॉन अकरेंस आर इक्वली लाइकली इवेंट स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इन दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी इक्वल आ रही है, देयरफॉर इवेंट ए एंड इवेंट बी आर इक्वली लाइकली। ठीक है स्टूडेंट, इक्वली लाइकली इवेंट कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा इक्वली लाइकली इवेंट एंड आई होप कि आप ये एग्जांपल से यहाँ पर समझ में
समझ पाए होंगे स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, सेकंड हमारा जो इवेंट है वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब सेकंड हम समझते हैं यहाँ पर कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है, ठीक है। नाउ सेकंड हमने अंडरस्टैंड करना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है स्टूडेंट, उसको भी हम समझते हैं। जब देखिए सिंपली मैं बताती हूँ आपको, अगर इंटरसेक्शन यानी कि जब दो इवेंट का इंटरसेक्शन, लेट मेरे पास ए इवेंट है और दूसरा इवेंट मेरे पास बी है स्टूडेंट, ठीक है। जब किसी भी दो इवेंट का इंटरसेक्शन क्या हो जाता है, नल सेट होता है स्टूडेंट, यानी कि नल सेट होता है, 5 होता है, तो उसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। आप कह सकते हैं व्हेन द इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स आर अ नल सेट, ठीक है, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं होता इंटरसेक्शन में, एक नल सेट होता है, 5 होता है, तो ऐसे इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। तो चलिए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप डेफिनेशन लिख लीजिए। नाउ टू इवेंट्स आर said to be mutually exclusive ठीक है। क्या हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर इफ देयर इंटरसेक्शन is a null set। तो चेक करते हैं, ए और बी है हमारा, तो देखते हैं भाई ए और बी में, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए, तो क्या ये नल सेट आता है, देखते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं। तो ये तो है 2 4 6, इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना है 1 3 5 के बिटवीन, ठीक है, 1 3 5। तो ये क्या है स्टूडेंट, कुछ भी यहाँ पर कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो देन वी विल गेट 5। तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर क्या आता है, अपने पास 5 आता है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि ए, तो इवेंट ए एंड इवेंट बी आर क्या हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होगा स्टूडेंट, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो आप ये जनरल स्टेटमेंट को याद कर लीजिए। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट, जब आप प्रोबेबिलिटी यहाँ पर समझते हैं, आपको सेट थ्योरी, यहाँ पर सेट थ्योरी के कंसेप्ट आपको क्लियर होने जरूरी है, ठीक है। सेट थ्योरी आपने चैप्टर 1 हमारा क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर है स्टूडेंट, तो प्लीज एक बार उसको आप रिवाइज जरूर कीजिए प्रोबेबिलिटी से पहले, यानी कि सारी चीजें जो हमारी हैं सेट को लेके, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ प्रोबेबिलिटी भी सेट की तरीके का है, यानी कि अगर आप वहां रिवाइज करते हैं तो आप लोग इसको बहुत इजीली समझ जाते हैं। ये सारी चीजें आपने सेट के फॉर्म में पढ़ा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट पढ़े हैं आपने, ठीक है। तो वैसे ही हम इवेंट को भी समझ लेते हैं, वहां पर ये सेट होते हैं, यहाँ पर इवेंट की तरह इसको हम ट्रीट कर रहे हैं। सैंपल स्पेस होता है स्टूडेंट, वो यूनिवर्सल सेट की तरह होता है, तो यानी कि कहीं ना कहीं ये सेट के साथ आपका लिंक करते हैं, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन भी 5, तो आप ये जनरल स्टेटमेंट को याद कीजिएगा। तो ऐसे इवेंट जहां पर दोनों इवेंट का अगर इंटरसेक्शन हमें नल सेट मिलता है, तो उसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब देखिए ये वाला, अब जैसे देखिए अगर हम इवेंट, इसी को मैं थोड़ा सा अगर एग्जाम्पल यहाँ पर ले लूं, तो ये तो हमारा एक एग्जाम्पल है। अगर इसको सी के साथ कंपेयर करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब चलिए एक बार सी वाला भी ले लेते हैं। मैं यहाँ पर लेती हूँ, मैंने इवेंट ए ले लिया एंड इसका इंटरसेक्शन मैं फाइंड कर रही हूँ स्टूडेंट इवेंट सी के साथ। तो चेक करते हैं क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो इवेंट ए मेरा है 2, 4, 6, इंटरसेक्शन इवेंट सी मेरे पास 2 स्टूडेंट, ठीक है। तो जब हमने इसका इंटरसेक्शन फाइंड किया तो मुझे क्या मिला, 2 मिला, यानी कि इट इज नॉट इक्वल टू नल सेट, यानी कि ए इंटरसेक्शन नल सेट नहीं है स्टूडेंट। तो इस केस में ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है, ठीक है। तो in our example event A and event C are not mutually exclusive, are not mutually exclusive event,
ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे म्यूचुअली यानी कि ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है बिकॉज हमें यहाँ पर 2 मिलता है, बट ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे क्योंकि उस केस में हमें नल सेट मिलता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आई होप कि बहुत अच्छे से आप लोग यहाँ तक समझ पाए होंगे स्टूडेंट। नाउ थर्ड हम आते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट में। ठीक है, अब एग्जॉस्टिव इवेंट को भी समझ लेते हैं सेम एग्जाम्पल की हेल्प से। तो चलिए नाउ थर्ड हमारा है एग्जॉस्टिव इवेंट। तो थर्ड एग्जांपल है स्टूडेंट एग्जॉस्टिव इवेंट। अब एग्जॉस्टिव इवेंट अगर मैं आपको जनरल बताऊं, अगर यूनियन है कोई भी 2 इवेंट का या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ए यूनियन बी अगर आपको सैंपल स्पेस के इक्वल मिलता है स्टूडेंट। ठीक है, ओके, वन मोर थिंग जो मुझे यहाँ पर बतानी थी, हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट लिया स्टूडेंट, सॉरी ये बात भी यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में इससे पहले मुझे ये बतानी थी, तो यहाँ पर एक बार वापस आ जाइए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पे। ए इंटर जब 2 इवेंट के बीच में 5 होता है ना स्टूडेंट, नल सेट होता है, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है 0, यानी कि 5 अगर नल सेट है तो नल सेट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है स्टूडेंट 0 हो जाती है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं अगर आपके में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस तरीके से कहीं पर आप लोगों को, तो ये आप लोगों को पता रहना चाहिए। तो ये तो बात है इन केस ऑफ मल्टीपल एक्सक्लूसिव। ठीक है, सॉरी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की मैंने बात यहाँ पर बताई है। इसको आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के साथ आप इस पॉइंट को थोड़ा सा और राइट डाउन कर लीजिएगा कि अगर 2 इवेंट आपके क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है स्टूडेंट, तो प्रोबेबिलिटी उनकी क्या हो जाएगी 0 हो जाती है। ठीक है, नाउ अगेन कम टू द एग्जॉस्टिव इवेंट। चलिए वापस आ जाते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट के ऊपर। तो स्टूडेंट अब एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, जब 2 इवेंट का यूनियन एक सैंपल स्पेस आता है। ठीक है, अगर 2 इवेंट का यूनियन करके आपको सैंपल स्पेस यानी कि कंबाइन आप कर देते हैं 2 इवेंट्स को, और अगर हमें वापस सैंपल स्पेस मिलता है स्टूडेंट, तो उसको हम कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। या इसमें देखिए ये और ज्यादा भी हो सकते हैं, इवेंट आपके ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसे आप अप टू n तक। ठीक है, इवेंट आपके 1 से ज्यादा 2 से ज्यादा यानी कि ज्यादा इवेंट भी हो सकते हैं। तो अगर सभी चलिए डी तक ले लिए, ये मतलब ऐसे भी हो सकता है 2 इवेंट के बीच में 2 से ज्यादा इवेंट के बीच में अगर यूनियन आपको सैंपल स्पेस मिलता है, सो दैट इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स स्टूडेंट। तो इसको हम सबसे पहले डेफिनेशन में समझ लेते हैं। ठीक है, नाउ डेफिनेशन इसका हो जाएगा, इफ द यूनियन ऑफ 2 सेट, if the union of 2 set or more set, 2 or more set, ठीक है, 2 or more set is equal to the sample space of the experiment is called exhaustive event। तो जनरल स्टेटमेंट दे देते हैं, ए यूनियन बी क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। एस क्या है हमारा, एस है हमारा सैंपल स्पेस। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्मूला, जनरल स्टेटमेंट रहता है स्टूडेंट। ए यूनियन बी यानी कि कोई भी 2 इवेंट या 2 से ज्यादा इवेंट अगर आपको यूनियन करके सैंपल स्पेस देते हैं। एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए, सेम एग्जांपल से एक बार इसको देख लेते हैं क्या ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी हैं या नहीं। तो ए और बी ले लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ए और बी ले लेते हैं, तो ए यूनियन बी निकालते हैं हम यहाँ पर। तो मैं वापस मेरा एक्सपेरिमेंट जो था मैं उसी में से ले लेती हूँ। तो ए तो है 2 4 6 और इसका यूनियन हमने निकालना है बी सेट के साथ स्टूडेंट। तो बी सेट है हमारा 1 3 5। ठीक है, अब कंबाइन कीजिए, यूनियन हो गया तो क्या हो गया ये 1 2 3 4 5 एंड 6, तो विच इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। ठीक है स्टूडेंट, जो ये सैंपल स्पेस के इक्वल आ चुका है। सो यू कैन से दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू एस, दैट इज ए यूनियन बी इज एग्जॉस्टिव इवेंट स्टूडेंट। ठीक है, सी के साथ एग्जॉस्टिव नहीं होंगे, बट ए और बी का यूनियन हमारा वापस कंप्लीट सेट देता है स्टूडेंट, तो ये हमारे एग्जॉस्टिव इवेंट
हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे प्रोबेबिलिटी को लेकर के। नाउ टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट। अब आज हम पढ़ेंगे अप्रोचेस टू सॉल्व द प्रोबेबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट, क्या क्या अप्रोचेस होती हैं उसको भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो चलिए, तो प्लीज वीडियो को यहाँ पर पॉज करके आप ये सारा यहाँ तक अपना नोट्स में कंप्लीट कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा देखिए, फिर से मेरे दिमाग से निकल गई बात वापस। अगर देखिए स्टूडेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट है यानी कि ए यूनियन बी हमारा सैंपल केस के इक्वल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी उस केस में क्या हो जाती है, 1 होती है। यानी कि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 1 हो जाएगा। इसको आप अपना एग्जॉस्टिव इवेंट के साथ इस लाइन को भी डाल दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी को भी वहां पर ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है स्टूडेंट। सैंपल स्पेस हमेशा क्या होता है, श्योर इवेंट होता है। हमने डिस्कस किया था ना कि श्योर इवेंट जो होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है स्टूडेंट। तो ये सैंपल स्पेस एक श्योर इवेंट होता है आपका। ठीक है, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी इस केस में क्या हो जाती है, एग्जॉस्टिव के केस में यूनियन ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी और ए यूनियन बी 1 आपको देगा स्टूडेंट। ठीक है, नाउ चलिए अब हम आते हैं अप्रोचेस की तरफ। ओके नाउ तो ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर आता है अप्रोचेस टू सॉल्व प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नाउ अप्रोचेस टू सॉल्व प्रोबेबिलिटी, यानी कि अप्रोचेस आप कह सकते हैं मेथड्स। ठीक है स्टूडेंट, क्या क्या मेथड हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लेते हैं वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जो हम मेथड यूज करते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट हमारा है क्लासिकल मेथड। ठीक है, क्लासिकल मेथड। ठीक है, क्लासिकल। सेकेंड मेथड हमारा एक्सियोमेटिक होता है, एक्सियोमेटिक मेथड या अप्रोच आप बोल सकते हैं, एक्सियोमेटिक अप्रोच। ठीक है स्टूडेंट, नाउ थर्ड मेथड हमारा, थर्ड यहाँ पर जो मेथड होता है वो है हमारा स्टैटिस्टिकल मेथड या अप्रोच यू कैन से। ठीक है स्टूडेंट, तो क्लासिकल मेथड, एक्सियोमेटिक अप्रोच या एक्सियोमेटिक मेथड भी आप इसको बोल सकते हैं, और ये हो गया स्टैटिस्टिकल मेथड। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मेथड। अब नाउ क्लासिकल मेथड जो हमारा है स्टूडेंट, ये आप एक्सरसाइज देखिए आपके एनसीईआरटी में 3 एक्सरसाइजेज है हमारी, 16.1, 16.2 एंड 16.3। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही यहाँ पर बता दिया है कि आप कौन से मेथड में कौन सी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट। तो क्लासिकल मेथड का यूज हम 16.1, 16.2 में करेंगे। एक्सियोमेटिक अप्रोच का यूज हम 16.3 में करेंगे स्टूडेंट। एंड स्टैटिस्टिकल मेथड आपका सिलेबस में नहीं है, तो ये हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, तो नॉट इन सिलेबस। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस में नहीं है स्टूडेंट। नाउ 16.1 में हमारा काम क्या होगा, सैंपल स्पेस को बनाना स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर हम सैंपल स्पेस बनाना सीखेंगे फॉर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट 16.1 में। 16.2 में हम क्या करने वाले हैं, इवेंट्स बनाना सीखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, इवेंट्स जनरेट करेंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पर हम इवेंट्स को फॉर्म करेंगे, और 16.1 में सैंपल स्पेस बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी सैंपल स्पेस कैसे बनाया जाता है। ठीक है, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, कुछ इजी वे के साथ। नाउ 16.3 में हम कुछ एक्सियोमेटिक अप्रोच होती है स्टूडेंट, उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज क्या है कि क्लासिकल मेथड और एक्सियोमेटिक मेथड तो हमारे सिलेबस में है, तो इन दोनों को अभी हम यहाँ पर समझेंगे, बट स्टैटिस्टिकल मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से, क्योंकि ये फाइनाइट रेंज यानी कि फाइनाइट रिपीटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट के लिए यूज होता है स्टूडेंट। ठीक है, फाइनाइट यानी कि आप कह सकते हैं नॉट फाइनाइट, इनफाइनाइट एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज होता है। जैसे आप मे बी आप एक
डाइस को थ्रो करते हैं 400 500 टाइम्स तक, ठीक है। तो ये कुछ अलग तरीके का मेथड है, मीन्स लार्ज नंबर ऑफ रिपीटेशंस के लिए यहाँ पर यूज होता है, तो इसलिए इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, फिलहाल इसको हमें नहीं पढ़ना है अभी, ठीक है। तो नाउ चलिए तो आ जाते हैं क्लासिकल मेथड और अपना एक्जिमेटिक मेथड के ऊपर, ठीक है। अब पहले डिस्कस करते हैं क्लासिकल को स्टूडेंट। तो फर्स्ट है मेरा क्लासिकल मेथड। क्लासिकल मेथड, अब क्लासिकल मेथड क्या है स्टूडेंट, आप जो क्लास 9th में एंड 10th में जो मेथड आप पढ़ते आए हैं वो है हमारा क्लासिकल मेथड, ठीक है। क्लासिकल मेथड जो आपने एक फॉर्मूला आपने यूज किया है प्रोबेबिलिटी का, दैट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, जो आप फॉर्मूला अप्लाई करते आए हैं क्लास 9th 8th 10th, ठीक है। तो जो बेसिक तरीका वो है हमारा क्लासिकल मेथड स्टूडेंट, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखती हूँ। तो प्रोबेबिलिटी, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या हो जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ये होता है स्टूडेंट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है स्टूडेंट। ये फॉर्मूला होता है और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, अगर आप शॉर्ट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये तरीका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी कि नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स को कौन रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट, हमारा सैंपल स्पेस। तो ये होता है इसको शॉर्ट में लिखने का फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है, क्लासिकल मेथड में। अब एक चीज ध्यान देनी है स्टूडेंट, ये मैं एक लाइन यहाँ पर और डालती हूँ, ये और हमारा हो गया या ऐसे या ऐसे, ठीक है। एक लाइन में यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कि दिस डेफिनेशन इज वैलिड फॉर all the outcomes, valid if all the outcomes are equally likely, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इक्वली लाइकली टर्म आप लोगों के लिए अननोन नहीं रहा, आपने इक्वली लाइकली इवेंट अभी पढ़ा है हमने कि जब दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम होती है स्टूडेंट, तो इक्वली लाइकली इवेंट। वैसे ही इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है, जब यानी कि अकरेंस आपका जो भी आउटकम्स है, जितने भी आउटकम्स है स्टूडेंट, अगर उनकी प्रोबेबिलिटी अगर आप प्रोबेबिलिटी देखते हैं, हर एक आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी क्या है स्टूडेंट, सेम होती है, तो वो इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं। तो ये जो मेथड्स है क्लासिकल मेथड, ये हमारा केवल उन्हीं डेफिनेशंस के लिए ये हमारा वैलिड होता है अगर आपके आउटकम्स क्या है, इक्वली लाइकली है स्टूडेंट। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, जैसे आपने कॉइन को टॉस किया स्टूडेंट, ठीक है, जैसे इक्वली लाइकली को यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। लेट आपने कॉइन को, एग्जांपल में है, आपने कॉइन टॉस किया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट में ले लेती हूँ। आपने क्या किया, टॉस अ कॉइन वंस, ठीक है, एक कॉइन को आपने टॉस किया स्टूडेंट। तो कॉइन टॉस करने में या तो आपके पास केवल दो चांसेस होते हैं, अकरेंस क्या होगी, या तो हेड के आने की या टेल के आने की। तो ये जो अकरेंस होती है स्टूडेंट, ये बिल्कुल बराबर होती है, ठीक है। अब जब इसकी अकरेंस यानी कि ये भी 50% चांस है हेड आने की और 50% चांस है टेल आने की, ठीक है। 50% चांस है हेड आने की और 50% चांस है टेल आने के स्टूडेंट, यानी कि इस तरीके की आप कह सकते हैं फेयर कॉइन, ठीक है। आपने शोले मूवी देखी है स्टूडेंट, शोले मूवी नहीं देखी है तो प्लीज आप देखिएगा वहां पर, तो वहां जो कॉइन यूज होता है वो अनफेयर कॉइन होता है, ठीक है। तो अनफेयर नहीं, हम बात कर रहे हैं फेयर कॉइन के, जो जनरली हमारे पास होता है स्टूडेंट, ठीक है। अगर आप कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो आपको हेड आएगा या आपको टेल आएगा। अब ऐसा नहीं है कि हेड ही आएगा या टेल, कुछ भी आने की हेड या टेल आने के बराबर की चांसेस है। तो इसको हम कहते हैं स्टूडेंट इक्वली लाइकली, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली, यानी कि हेड आने के भी चांस क्या हो गए, प्रोबेबिलिटी आप देखते हैं तो
टोटल हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। टोटल 2 आउटकम्स है उनमें 1 टाइम हेड आने की 1/2, टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। मतलब क्या हो गया 50-50% प्रोबेबिलिटी है स्टूडेंट। चांसेस बचे आधे आधे हैं, बिल्कुल बराबर चांसेस हैं। तो इसी को यानी कि आउटकम्स के आने के चांसेस क्या हैं बराबर हैं, इसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट इक्वली लाइकली। ठीक है, यानी कि जब कॉइन आपका फेयर कॉइन है। अच्छा, कहीं पर कुछ अगर चीटिंग वाली बातें हैं, ठीक है, कुछ कॉइन्स ऐसे होते हैं कि कुछ चीटिंग पर्पज से बनाए जाते हैं, कुछ मार्केट में इस तरह कॉइन आते हैं जैसे आपने देखे थे, ठीक है, मूवी देखिएगा आप एक बार। तो वो जो कॉइन्स होते हैं अनफेयर, उनको हम वहां पर आउटकम्स आपके इक्वली लाइकली नहीं होंगे स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा, अब तो ये तो बात थी इक्वली लाइकली। और इक्वली लाइकली आउटकम जहां आते हैं स्टूडेंट, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं अनबायस्ड बोलते हैं। क्या बोला जाता है अनबायस्ड। ठीक है, यानी कि फेयर होता है। आप कहते हैं ना बायस्ड है अनबायस्ड है, तो वही चीजें हैं। ठीक है, अगर अनबायस्ड कॉइन होगा तो वो इक्वली लाइकली उसमें आउटकम्स आएंगे स्टूडेंट। ठीक है, नाउ चलिए, तो ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया कि ये मेथड कहाँ पर, ये अप्रोच हमारी वैलिड होती है। तो यहाँ तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। तो ये तो है क्लासिकल अप्रोच की बात। नाउ अब इसके बाद हम आते हैं सेकेंड एक्सियोमेटिक अप्रोच हमारे। ठीक है स्टूडेंट, सेकेंड अप्रोच है हमारी एक्सियोमेटिक अप्रोच। तो वो थोड़ा सा समझने वाली है। तो नाउ तो सेकेंड अप्रोच है हमारी एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी भी आप कह सकते हैं, एक्सियोमेटिक मेथड या प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। चलिए, एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी। अब एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी क्या है स्टूडेंट, ये क्या है, एक तरीके का क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का एक्सटेंशन है, आप कह सकते हो। इट इज अ extension of classical probability। यानी कि प्रोबेबिलिटी तो आप सेम तरीके से फाइंड करेंगे स्टूडेंट। कुछ यहाँ पर क्या है, 3 एग्जाम्स है हमारे पास, 3 रूल्स है हमारे पास प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटी को वैलिड रखने के। ठीक है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी वैलिड है या नहीं, यानी कि जो आंसर आपका आता है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से जो आंसर आता है स्टूडेंट, वो वैलिड है या नहीं, उसके लिए यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं 3 एक्सियम्स होते हैं। ठीक है, 3 हमारे पास रूल्स होते हैं, 3 एक्सियम्स आप कह सकते हैं, या आप उसको 3 रूल्स बोल सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, वो रूल क्या क्या है उनको हम यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो चलिए, रूल्स को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। तो नाउ अब तो ठीक है स्टूडेंट, तो एक्सटेंशन ऑफ क्लासिकल प्रोबेबिलिटी हो गया। अब एग्जाम्पल मैं एक लेती हूँ, मैं एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेती हूँ। एक देखिए, मैं एक सैंपल स्पेस ले लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने एस ले लिया सैंपल स्पेस। कोई एक एक्सपेरिमेंट है हमारा, कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट। तो उसके लिए मैं एक सैंपल स्पेस ले लेती हूँ, और सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट्स में ओमेगा की टर्म में यहाँ पर ले लेती हूँ। ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 और ऐसे ही बहुत सारे, यानी कि ओमेगा एन तक हमारे सैंपल स्पेस है स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि सैंपल स्पेस ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 अप टू ओमेगा, यानी कि कंप्लीट आउटकम्स हमारे किसी एक्सपेरिमेंट के ये आते हैं जहां पर वेयर ओमेगा 1, omega 2, omega 3 and so on omega n are इंडिविजुअल, इनको कहते हैं आर सैंपल पॉइंट्स। ठीक है स्टूडेंट, सैंपल पॉइंट, यानी कि ओमेगा 1 क्या है सैंपल पॉइंट, ओमेगा 2 से आप इनको सैंपल पॉइंट्स बोलते हैं। सैंपल स्पेस के अंदर जो ये हमारे एलिमेंट्स होते हैं, इनको यहाँ पर हम सैंपल पॉइंट बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इवेंट पॉइंट भी बोलते हैं, सैंपल पॉइंट भी बोलते हैं। तो आपका रूल 1 क्या कहता है स्टूडेंट, रूल 1 कहता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा इनको को चेंज करते हैं। रूल 1 क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई यानी कि किसी भी एक एलिमेंट की, अगर आप किसी की एक सैंपल पॉइंट की अगर आप प्रोबेबिलिटी मैंने इसको कंबाइंड ओमेगा आई से रिप्रेजेंट कर दिया स्टूडेंट। आई मतलब 1, 2, 3 आप देखते जाएंगे, चेक करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए
हमेशा 0 से तो बड़ी या 0 के इक्वल हो सकती है और 1 से छोटी या 1 के इक्वल हो सकती है स्टूडेंट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है, यानी कि पहला रूल हमारा कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल पॉइंट्स की या तो 0 से बड़ी, ठीक है, 0 से बड़ी या 0 के इक्वल, और 1 से छोटी या 1 के इक्वल होगी, यानी कि 0 से छोटी नहीं हो सकती। 0 से छोटी मतलब निगेटिव नहीं हो सकती। कभी भी किसी भी सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट कभी भी निगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, या प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ऊपर नहीं हो सकती। मैक्सिमम आपकी प्रोबेबिलिटी 1 तक ही जाएगी, ठीक है। आप किसी एक की भी प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे तो 1 होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम टू मिनिमम 0 जाएगी, 0 से नीचे यानी कि निगेटिव नहीं हो सकती। तो ये है हमारा रूल 1 स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए नाउ। और वैसे भी हमने पढ़ा था स्टूडेंट, ठीक है, कि कोई भी इवेंट है तो ये होता है इम्पॉसिबल, ये होता है हमारा श्योर इवेंट। तो हमेशा किसी भी इवेंट की, कोई भी इवेंट है स्टूडेंट, कोई भी इवेंट आप ले लीजिए, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट के बीच में ही होती है। या तो श्योर होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी 1, या इम्पॉसिबल जिसकी प्रोबेबिलिटी 0, ठीक है। तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है स्टूडेंट। तो फर्स्ट रूल हमारा ये रहता है। नाउ रूल 2 क्या है? अब रूल 2, अभी इसको एक एग्जांपल से भी समझेंगे। रूल 2 क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, अगर आप देखते हैं सम ऑफ, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ W1, ओमेगा 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 3, ऐसे आप सबका सम करते जाइए और एंड तक सबको ऐड कर लीजिए। तो ये प्रोबेबिलिटी का सम आपको क्या मिलना चाहिए स्टूडेंट? 1 मिलना चाहिए। तो ये हमारा सेकंड रूल है, यानी कि हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट की, हर एक इंडिविजुअल सैंपल पॉइंट की जब आप प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो आपको 1 मिलना चाहिए स्टूडेंट। तो ये तो बात है सेकंड रूल की, ठीक है। नाउ रूल 3 कहता है, तो रूल 3 कहता है स्टूडेंट कि लेट, मैंने माना लेट ए कोई इवेंट ले लिया मैंने, इवेंट है ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ठीक है स्टूडेंट। ए मैंने कोई इवेंट ले लिया, लेट मैंने 3 एलिमेंट का एक इवेंट ले लिया। इवेंट तो आपको पता है कि सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। तो मैंने इवेंट एज्यूम कर लिया, कुछ भी हो सकता है। लेट्स हमने डाइस थ्रो करा तो मैंने इवेंट ले लिया वहां पर इवन नंबर के आने का स्टूडेंट, ठीक है। तो वैसे ही जनरल में, इसके आपके लिए जनरल में यहाँ पर रूल लिख रही हूँ। तो ये जनरल के लिए हम एक इवेंट ए ले लेते हैं जो ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 है स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या होता है, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीट इवेंट क्या होनी चाहिए, अपने तीनों एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी के सम के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। जहाँ ए क्या है इसको भी लिख लेते हैं। ए हमारा, ए सबसेट है, ए इज अ सबसेट ऑफ एस, ठीक है। ये ए जो है इवेंट है, इवेंट सबसेट होता है एस का। तो ए क्या है यहाँ पर, सबसेट ऑफ एस है स्टूडेंट। तो इस कंडीशन में कोई भी इवेंट अगर हम यहाँ से लेते हैं सैंपल स्पेस से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ उस इवेंट की, ठीक है, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बराबर होनी चाहिए उसके इंडिविजुअल इवेंट के सम के, एलिमेंट के सम की प्रोबेबिलिटी के इक्वल होनी चाहिए स्टूडेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 3 होना चाहिए। तो ये 3 रूल हमारे यहाँ पर एक्सियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी के रहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो प्लीज आप पहले यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लीजिए एंड देन फिर इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसको देख लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। नाउ अब मैं एक एग्जाम्पल से आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, कि ये रूल्स कैसे आप इनको अप्लाई करके अपनी प्रोबेबिलिटी को आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो जैसे नाउ थोड़ा सा और स्पेस यहाँ पर ले लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो पाए स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं उसी के एग्जांपल ले रही हूँ, एक्सियोमेटिक के ही एग्जांपल ले रहे हैं। एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी के कुछ एग्जांपल लेके मैं आपको तीनों रूल्स को यहाँ पर क्लियर करने वाले स्टूडेंट, ठीक है। नाउ तो फर्स्ट है हमारा जो रूल है, रूल 1 को देख लेते हैं। रूल 1 कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई
1 के इक्वल होना चाहिए और 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट ले रही हूँ स्टूडेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है मेरा, रोलिंग अ डाइस, रोलिंग अ डाई। ठीक है, डाई मैंने रोल किया तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा स्टूडेंट सैंपल स्पेस। पहले रूल को हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मेरा सैंपल स्पेस हो जाएगा। नाउ अब मैं इवेंट ले लेती हूँ। इवेंट ले लिया मैंने इवेंट ले लिया स्टूडेंट, गेटिंग इवन नंबर। ठीक है, गेटिंग इवन नंबर। इवेंट मैंने क्या ले लिया, गेटिंग इवन नंबर। तो क्या हो जाएगा मेरा इवेंट, लेट इसको इवन ले लेती हूँ स्टूडेंट। मैं इवेंट को, पहले इवेंट को मैं इसको इवन से शो करती हूँ। ठीक है, इवेंट टू 1 यानी कि, तो इवेंट 1 मैंने ले लिया गेटिंग इवन नंबर। इवन नंबर आना यानी कि 2 4 6, यही हो गया स्टूडेंट गेटिंग इवन नंबर, यानी कि इवेंट क्या हो गया 2 4 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यानी कि टोटल 6 आउटकम में से 3 आउटकम्स, और आप कह सकते हैं 1/2 स्टूडेंट। ठीक है, 1/2, और आप इसको 0.5 भी कह सकते हैं। दूसरा इवेंट 2 ले लिया मैंने। लेट इवेंट 2 मेरा क्या है, गेटिंग नंबर मोर देन 6। ठीक है स्टूडेंट, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 कह सकते हैं। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6। ठीक है स्टूडेंट, तो 6 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, E2 क्या हो जाएगा। है कोई ऐसा नंबर डाइस में जो 6 से बड़ा है, नहीं है स्टूडेंट, तो नल सेट हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो गया इस केस में, नल सेट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब आपने देखा कि पहला रूल हमारा एप्लीकेबल होता है, यानी कि वैलिड है। पहला रूल हमारा देखिए इंडिविजुअल, हमने देखा ना, आपने क्या देखा, P-E1 यानी कि इवेंट जो हमारा हुआ था उसकी प्रोबेबिलिटी, P-E1 की प्रोबेबिलिटी आपने क्या देखी स्टूडेंट, 1/2i, और 1/2 यानी कि आप कह सकते हैं 0.5। 0.5 मतलब 0 से बड़ी है। ठीक है, बिल्कुल है। ठीक है, हमारी इसकी रेंज के बीच में आती है, यानी कि इसकी कंडीशन को फुलफिल करती है। 0 से बड़ी हो सकती है लेकिन 1 से बड़ी नहीं हो सकती, तो ये तो वैलिड है। दूसरा हमने इवेंट ले लिया था, उसकी भी प्रोबेबिलिटी देखी तो 0 आई, और 0 भी हो सकती है स्टूडेंट। ठीक है, तो यानी कि इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल के ऊपर हमारा फर्स्ट रूल यहाँ पर एप्लीकेबल होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो यही हमारा पहला एक्सियोमेटिक रूल होता है। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझा दिया है कि आप कैसे अपने क्वेश्चन में इन रूल्स को चेक करेंगे। ठीक है, तो आपने बस प्रोबेबिलिटी फाइंड करी और आपने देखा कि वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है हमारी, इस कंडीशन के अंदर रहनी चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, नाउ तो इसके बाद सेकंड एक्सियम्स को भी यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और देखिए अगर देखिए स्टूडेंट, इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी हमारी यहाँ फुलफिल करती है। अगर आप इंडिविजुअल चेक करते हैं, टू की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 2 की प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे तो 2 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यानी कि डाइस में 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/6, यही तो हो गई। तो 1/6 भी हमारा क्या है, 0 से थोड़ा बड़ा है बट 1 से छोटा है। तो यानी कि इंडिविजुअल भी अगर आप चेक करते हैं एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी, जो हमारे इंडिविजुअल सैंपल पॉइंट है, अगर आप इंडिविजुअल सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी भी चेक करेंगे स्टूडेंट, तो वो भी हमारी इस कंडीशन के अंदर फुलफिल होती है, इसीलिए कंप्लीट इवेंट की प्रोबेबिलिटी फुलफिल होती है। तो ये तो था रूल 1। ठीक है, नाउ चलिए सेकंड रूल पे आते हैं। तो रूल 2 है हमारा। ठीक है स्टूडेंट, अब रूल 2 क्या कहता है कि हमारा जो सभी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ω1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ω2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ω3, यानी कि जितने भी सैंपल पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, जितने भी सैंपल पॉइंट हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये हमारा रूल 2 है। तो इसके लिए मैं एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट क्या कर रही हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ स्टूडेंट, टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस। ठीक है, टॉसिंग
अ कॉइन ट्वाइस। मैंने इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझा दिया आपका कॉइन ट्वाइस, ठीक है। एक कॉइन को आप 2 बार उछालते हैं, 2 बार टॉस करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, या 2 कॉइन को एक साथ टॉस कर दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। और टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस यानी कि एक कॉइन को आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2 बार, एक फर्स्ट टाइम आपने टॉस किया, फिर दोबारा से फिर टॉस कर दिया, एक ही बात है। या आप 2 कॉइन एक साथ ले लीजिए, उनको एक साथ साइमल्टेनियसली आप अगर टॉस करते हैं स्टूडेंट, तो आपके आउटपुट तो क्या होंगे, बराबर होंगे, आउटकम्स आपके सेम ही आएंगे। तो एक ही बात होती है दोनों केस में। तो मेरा जो एक्सपेरिमेंट है वो है टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, ठीक है। एक कॉइन को अगर मैं 2 बार क्या करती हूँ, उछालती हूँ स्टूडेंट, तो पहले क्या होगा, पहले चांसेस में हेड और टेल आएगा, ठीक है, या तो हेड या टेल आएगा। फर्स्ट चांस में क्या होगा, एक बार जब मैंने कॉइन को टॉस किया स्टूडेंट, तो फर्स्ट केस में या तो हेड या टेल आएगा। जब सेकेंड टाइम वापस मैं टॉस करती हूँ, तो फिर 2 चांसेस है, या तो हेड या टेल, या फिर हेड या टेल आएगा स्टूडेंट। अब टोटल कितने आउटकम्स बन जाते हैं देखिए, या तो HH HT ऐसे ले लीजिए, HH HT TH TH और TT, तो ये टोटल आउटकम्स हो जाते हैं। तो यानी कि मेरा सैंपल स्पेस क्या बन जाता है, HH HT TH TT, ठीक है स्टूडेंट। जब कॉइन को 2 बार हम क्या करते हैं, टॉस करते हैं, तो ये हमारे आउटकम्स होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालूं HH की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ HH क्या हो गया स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ HH क्या हो गया, क्या हो जाएगा देखिए, गेस कीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ HH यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, यही तो हो जाएगी, है ना। टोटल 4 आउटकम्स हैं, तो HH आने की प्रोबेबिलिटी 1 हो गई हमारी। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ HT आप देखेंगे तो वो भी क्या हो जाएगी, 1/4। टोटल 4 आउटकम्स हैं, टोटल 4 1 2 3 4 आउटकम्स में से HT आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, ठीक है। वैसे ही TH आप निकालेंगे तो ये भी क्या हो गई, 1/4। वैसे ही आप TT निकालेंगे तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट, 1/4। अब इनका ऐड हमें चेक करना है, 1 आना चाहिए, तो सेकंड रूल भी हमारा फुलफिल होगा। तो यानी कि PHH प्लस PHT प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ TH प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ TT, देयर इम्प्लाइज क्या हो गया स्टूडेंट, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 4/4 एंड यू विल गेट 1। तो सेकेंड रूल हमारा ये एप्लीकेबल होता है स्टूडेंट। ये हमने एक ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट करके चेक किया है, तो ये हमारा सेकेंड रूल भी एप्लीकेबल होता है। बस हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा कि ये इक्वली लाइकली हमारे होने चाहिए, जो भी आपके कॉइन है, डाइस है, सब हमारे इक्वली लाइकली आउटकम्स देने वाले होने चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। तो ये तो सेकेंड रूल था। नाउ थर्ड रूल पे आ जाते हैं। तो रूल थर्ड को भी यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट। तो रूल 3 हमारा क्या कहता है, रूल 3 कहता है अगर ए हमारा सेट है, कोई ए इवेंट है स्टूडेंट, इसके 3 सैंपल पॉइंट हैं, ω1 ω2 ω3, और ए हमारा क्या है, सबसेट है एस का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है हमारा, इन तीनों अपने तीनों सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी के सम के बराबर, ठीक है। ये इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होनी चाहिए, जो प्रोबेबिलिटी हमारी कंप्लीट की आएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके लिए वापस ले लेते हैं। लेट मैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करती हूँ, रोलिंग अ डाई। ये मैं इसलिए ले रही हूँ स्टूडेंट ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। डाई और कॉइन के केसेस थोड़ा समझने आसान होते हैं। लेट रोलिंग अ डाई, तो सैंपल स्पेस क्या बना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है स्टूडेंट। डाई रोल कर दिया मैंने, तो ये सैंपल स्पेस बना। इवेंट मैंने ले लिया, मैंने इवेंट क्या लिया, गेटिंग ओड नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, गेटिंग ऑड नंबर यानी कि 1 3 5, यही हो जाएंगे मेरे पास आउटकम्स, यही तो मेरे पास आउटकम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए, तो ये इवेंट हो गया ना, ये मेरे पास टोटल इवेंट हो गया। तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई,
प्रोबेबिलिटी अब हमारे पास क्या है, ये इवेंट आ गया ना, ए बराबर ओमेगा 1 ओमेगा, तो ये मेरा ओमेगा 1 ओमेगा 2 की फॉर्म में और ये मेरा इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो गई स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी आती है, क्या हो गई 3/6 हो गई। टोटल 3 आउटकम्स आए, टोटल इवेंट जो इवेंट के अंदर हमारे आउटकम्स आए वो 3 है, 3 है और टोटल सैंपल स्पेस 6 है, यानी कि टोटल आउटकम 6 है और 6 में से कितने आ गए, 3 आ गए, तो आप कह सकते हैं 1/2, राइट। अब मैं इनके इंडिविजुअल चेक करती हूँ, क्या वो उनका सम 1/2 आता है, वो हम यहाँ पर से देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 में देखती हूँ, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 आने की भी क्या है स्टूडेंट, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 आने की भी 1/6, ठीक है। तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये हमारे पास 1/2 आई है, तो मेरे पास होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर होना चाहिए हमारा स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 के प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 के प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 के। तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी मेरे पास 1/2 आ गई, या आप कह सकते हैं 3/6 आ गई स्टूडेंट ये प्रोबेबिलिटी। 1 वाले की कितनी आई, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, यानी कि इधर भी क्या आ गया 3/6 और 1/2। तो ये तीनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का सम इवेंट की प्रोबेबिलिटी के इक्वल आ गया स्टूडेंट, और यही हमें यहाँ पर शो करना था। तो ये हमारा यहाँ से, यानी कि थर्ड रूल भी हमारा इस तरीके से, आप तीसरा एग्जाम से हमारा था प्रोबेबिलिटी का, वो भी हमने यहाँ पर चेक कर लिया स्टूडेंट, ठीक है। तो बस ये 2 आपको मेथड्स यहाँ पर अच्छे से समझने हैं अपने 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए स्टूडेंट। तो आई होप कि यहाँ तक आपको आज क्लियर हो गया होगा। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे स्टूडेंट कुछ इजी तरीके वहाँ पर डिस्कस करेंगे, हाउ टू मेक अ सैम्पल स्पेस ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।